भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के इस टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। इस टॉपिक से दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से सेलेक्ट किए हैं जो कि किसी न किसी फॉर्म में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय ज़ाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है? इस पद का सृजन किस भाग के अंतर्गत, संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो भाग 5 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है? पिछले प्रश्न में किस भाग के अंतर्गत पूछा गया था, इस प्रश्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इस पद का सृजन किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर जो भारत सरकार को विधिक मामलों की सलाह देता है वह कौन है? सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन है? तो वह महान्यायवादी ही होता है जो कि सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर होता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। यह प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने समय का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं के व्यू से। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत बने रहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक यह पद पे बने रहेंगे। हमारा छठा प्रश्न है, महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। भारत के किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी सुनवाई कर सकते हैं, यह अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद में यह मेंशन है? तो अनुच्छेद 76 के 3 में यह मेंशन है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और सदन की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा, हालांकि उसे सदन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई है? फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और सदन की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, हालांकि उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह अनुच्छेद 88 के तहत है। हमारा 8वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य क्या हैं? महान्यायवादी को राष्ट्रपति कुछ कार्य सौंपते हैं, तो वह क्या हैं? तो भारत सरकार से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना यह महान्यायवादी का कार्य है। अनुच्छेद 143 के तहत ही यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व महान्यायवादी करेंगे। सरकार से संबंधित किसी मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी महान्यायवादी को है। यानी भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी तो महान्यायवादी उस सुनवाई में भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो यह के वेणुगोपाल हैं जो कि 15वें महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।